Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics. Chapter 1 Electric Charges and Fields or Electrostatics A, Part 12 Solve Questions for JEE. तो पिछले वीडियो के अंदर हमने 9 क्वेश्चंस करे थे, जिनमें से 7 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के थे और 2 क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे. तो उसको कैरी ऑन करते हैं और अब कुछ और जेई के क्वेश्चंस करते हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये जेई 2005 के स्क्रीनिंग एग्जाम में पूछा गया था. तो इसमें क्या है, 3 infinitely charged sheets are kept parallel to xy plane having charge densities as shown. ठीक है, तो ये 3 इनफाइनाइट प्लेट्स हैं जो xy प्लेन में रखा हुआ है. तो ये 3 इनफाइनाइट प्लेट्स है, ठीक है, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज हमें दे रखी है -सिग्मा, -2 सिग्मा और सिग्मा, और ये xy प्लेन में रखे हुए हैं. मतलब इनका जो एरिया वेक्टर है वो z डायरेक्शन में. ओके, और हमें ये पॉइंट दे रखा है बीच में, ठीक है, बिटवीन द रीजन z इजिकल्स टू a एंड z इजिकल्स टू 2a. इसके बीच में एक पॉइंट है p. तो हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों चार्ज शीट्स के वजह से p पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी होगी. तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं. तो पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. पॉज करें, देन सॉल्यूशन देखें. तो देखो इसको सॉल्व करते हैं. जैसे कि हमको पता है, हमने गॉस लॉ लगा कर किया था कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट अगर एक कोई प्लेन शीट है, ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट एक प्लेन शीट है और हमारे पास कोई पॉइंट है इधर ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है. सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. तो अगर ये प्लस सिग्मा है तो इस डायरेक्शन में आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और अगर ये माइनस सिग्मा है तो नीचे आएगी, ठीक है, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, और ये जो स्ट्रेंथ है ये क्लियरली इस हाइट पे डिपेंड नहीं करती, अगर ये y बोल दे h बोल दे तो, ठीक है. तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. बस इतना ही लगेगा इसके अंदर. तो देखो इस माइनस सिग्मा की वजह से इस पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस प्लेट की तरफ आएगी. कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. मैग्नीट्यूड यही होगा ना, और नीचे की तरफ ने शो कर दिया इसलिए माइनस नहीं लिख रहे. तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे की तरफ. फिर इस -2 सिग्मा की वजह से किधर आएगी, अगेन प्लेट की तरफ. तो इधर ये आएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके, अब ये प्लस वाले की वजह से प्लेट से अवे आती है, तो इसकी भी इधर आएगी कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो हमारी टोटल कितनी हो गई नीचे की डायरेक्शन में, ये आ जाएगी हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो 1 + 1 + 2 मतलब 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेकिन ये नीचे की तरफ लग रहा है -z डायरेक्शन में, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट -k. नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k. तो कौन सा ऑप्शन है, सी करेक्ट. देखो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं. जब आप एग्जाम में करोगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो बस मतलब हार्डली 20 सेकंड लगेंगे आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ये जेई 2009 का क्वेश्चन है. अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4, इसे नीचे करते हैं. A disk of radius a/4 having a uniformly distributed charge 6c, अगर माइनस नहीं लिख रखा तो इसका मतलब वो प्लस है obviously, is placed in the xy plane with its center at -a/2 0 0. Okay, a rod of length a carrying a uniformly distributed charge 8c is placed on the x-axis from a/4 to x is equals to 5a/4. 2 point charges -7 column and 3 column are placed at this coordinates. Consider a cubical surface formed by 6 surfaces. एक क्यूब बना दिया, ठीक है. तो देखो हमारे पास क्या है कि एक डिस्क है जिसकी रेडियस इतनी है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 कॉलम चार्ज से, और वो -a/2 मतलब x एक्सिस पे a/2 डिस्टेंस पे रखी है, ठीक है. उसका सेंटर है मतलब a/2 पे. फिर एक रॉड है जिसकी लेंथ a है और जिस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है 8 कॉलम, और जो x एक्सिस पर ही रखी है, और वो उसका एक एंड रखा है a/4 पर और एक एंड रखा है 5a/4 पर.
फिर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, -7 कूलम और 3 कूलम, जो कि ये कोऑर्डिनेट्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो हमें पहले ये पूरी फिगर बनानी है कि ये कैसे रखे हुए हैं, अरेंजमेंट क्या है। तो सपोज़ ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, और हमारे पास ये क्यूब बन गया। तो ये वाली सरफेस है x इज टू a बाय 2, ये है x इज टू -a/2। ठीक है, ये है y इज टू a/2, ये है ये वाली सरफेस, अच्छा ये है, ये है y इज टू -a/2। ठीक है, जो आपकी तरफ जो फेस होगा इस क्यूब का वो है z इज टू a/2, और जो पीछे वाला फेस है स्क्रीन के वो है -z इक्वल्स टू -a/2। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या क्या है, एक तो डिस्क रखी है इधर, ठीक है, जिसका रेडियस है a/4, तो मतलब बीच में इधर a/4 ऐसा। ठीक है, और ये डिस्क है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पर कितना है 6 कूलम, 6 कूलम है ना, 6 कूलम। फिर एक रॉड है जिसका एक एंड है हमारा a/4 पर और दूसरा है 5a/4 पर। तो ये a/4 पर एक रॉड ऐसे है और ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो ये है a/4 और ये है 5a/4, और इस पे चार्ज कितना है 8 कूलम, इस पे चार्ज है 8 कूलम। और हमारे पास दो डिस्क्रीट चार्जेस हैं, कौन से, एक है -7 कूलम जो रखा है a/4 और -a/4 पर। तो x a/4 और -a/4, तो मतलब इधर कहीं रखा है। ठीक है, इधर बीच में ये है कितना -7 कूलम। और फिर एक 3 कूलम है जो रखा है -3a/4 और 3a/4। तो -3a/4, ये a/2 है तो a/4 बाहर हो गया, तो इधर कहीं रखा है। ठीक है, तो इधर कहीं रखा है आपका 3 कूलम। तो देखो हमसे अब ये अरेंजमेंट बन गया, ये क्यूब है। ठीक है, ये येलो वाला ये क्यूब बन गया ना। तो हमसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस इज, एकदम ही सिंपल है भाई। देखो हमें गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ होता है कि टोटल फ्लक्स है ना, E डॉट dA, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो हमें बस Q एनक्लोज निकालना है गॉसियन सरफेस से भी। ठीक है, तो अगर इसे हम एक गॉसियन सरफेस माने तो इसके अंदर से अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो बस अंदर देख लो चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। ठीक है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इसकी बात करते हैं। ये 6 कूलम की डिस्क है, सेंटर इधर है और ये a/4 है। तो मतलब ये जो डिस्क है जो इस सरफेस के अंदर आ रही है ये वाली, ये हाफ डिस्क है। ठीक है, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे पे 6 कूलम है तो इस हाफ वाले पे कितना हो गया 3 कूलम। तो हमारे चार्ज एनक्लोज्ड कितने कितने हो गए, अगर हम Q एनक्लोज्ड निकालें तो डिस्क की वजह से हो गया 3 कूलम। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉड पर है 8 कूलम, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ पे। तो देखो अगर हम इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालें लैम्डा, तो 8 कूलम डिवाइड बाय a, ठीक है, ये है लैम्डा। और ये हमारी लेंथ इधर से इधर कितनी है, ये a/4 है ये कोऑर्डिनेट, और ये है a/2। तो मतलब ये कितना हो गया a/2 माइनस a/4, a/4। तो इनटू अगर मैं चार्ज अगर मैं रॉड का निकालूं तो कितना आएगा लैम्डा इंटू एल। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, लैम्डा है हमारा 8/a इंटू a/4, ये कितना हो गया 2, प्लस -7 कूलम पूरा अंदर है तो -7 कूलम एज इट इज रख दो, और कोई चार्ज नहीं है वो बाहर है। ठीक है, तो हमारा नेट Q एनक्लोज्ड कितना हो गया 3 + 2 5 -7 -2 कूलम। तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा Q एनक्लोज्ड -2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो -2/ε0 आंसर है, ए ऑप्शन।
इतना सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो बस गॉस लॉ लगाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये जेई 2009 में पूछा गया था, जेई 2009 में। इसमें क्या है, 3 concentric metallic spherical shells of radii r, 2r, 3r are given charges q1, q2 and q3 respectively. It is found that the surface charge densities on the outer surfaces of the shells are equal, then the ratio. तो देखो हमें एक दे रखा है कि 3 concentric metallic spherical shells हैं और उनको हमने चार्ज दिया, अंदर वाले को दिया q1 जो सबसे छोटा है, फिर बाहर वाले को q2 और जो सबसे बड़ा है उसको दिया हमने q3। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज दोनों की, तीनों की बराबर है, तो चार्जेस का रेशियो क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और दूसरा कि जो कंडक्टर को हमने चार्ज दिया जितना भी, वो सब सरफेस पे आता है। ठीक है, तो बस ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। सॉल्व करते हैं इसको। क्यू, ये जो अंदर वाला शेल है, स्फेरिकल शेल, इसके अंदर ये भी कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, और गॉस लॉ से हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होनी चाहिए तो अंदर चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये सारा चार्ज कहाँ पर है, Q1 बाहर वाली सरफेस पे। ठीक है, तो एक बात तो कन्फर्म्ड है कि बाहर वाली सरफेस पे चार्ज प्लस Q1 है। ठीक है, तो ये सारा चार्ज बाहर है, बाहर। अब आते हैं इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले शेल के लिए। अब गॉस लॉ से इसके लिए भी वही केस कि इस कंडक्टर के अंदर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 0 है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब अंदर चार्ज एनक्लोज्ड 0 हो। और चार्ज एनक्लोज 0 करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी Q1 है, तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए, -Q1। तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा -Q1। यहाँ पर माइनस चार्ज Q1 है और यहाँ पर Q2 था। ठीक है, हमने इसको Q2 दिया, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं, तो इधर एक और चार्ज आ जाएगा, कौन सा, +Q1। सिमिलरली अब इस सरफेस के लिए टोटल चार्ज अंदर कितना होना चाहिए, 0। तो ये है Q1 और इधर है Q2, है ना। तो यहाँ पर अंदर कितना आएगा, -Q1। इसको इस कलर से दिखा देते हैं, इसको दिखाएंगे -Q1 और -Q2। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा इस पर, Q1 + Q2। तो हमारी आउटर सरफेसेस पे चार्ज कितना बन गया, इस पर है Q1, इस पर है Q1 + Q2 और इस पर है Q1 + Q2 + Q3। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। सिग्मा क्या होगा अंदर वाले के लिए, हमें आउटर सरफेस पे निकालना है ना, तो चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया कितना है, 4πr²। तो इसको हम σ1 बोल देते हैं अभी के लिए। σ2 कितना आएगा, कितना चार्ज है, Q1 + Q2 आउटर सरफेस पे, तो Q1 + Q2 डिवाइड बाय सरफेस एरिया कितना होगा, 4π, इसका रेडियस कितना है, 2r, तो 2r का स्क्वायर आ गया ये 4r²। और σ3 कितना होगा, σ3 होगा हमारा Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाय Q1 + Q2 + Q3 डिवाइड बाय इसका सरफेस एरिया कितना आएगा ये। ओके, अब हमें इनका रेशियो निकालना है। तो देखो ये सब बराबर है, σ1 σ2 σ3 बराबर है, σ1 = σ2 = σ3। तो Q1 डिवाइड बाय 4πr² Q1 + Q2 आएगा ये 16πr², और ये भी बराबर है Q1 + Q2 + Q3, और ये है हमारा 36πr²। तो यहाँ से सब 4πr² हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 9। तो हमारा आएगा Q1 = Q1 + Q2 / 4। तो यहाँ से हमारा Q2 क्या आ जाएगा, 3Q1, और
फिर हम यहाँ Q2 की वैल्यू अगर इसमें डाल दें इसमें, तो Q1 बराबर है Q1 प्लस Q2, Q2 यहाँ से आ गया 3, Q1 प्लस Q3 बाय 9। तो यहाँ से Q3 कितना आ जाएगा 9Q1 माइनस 4Q1 5Q1। तो Q3 कितना आ गया 5Q1। तो हमारा रेशियो कितना बनेगा Q1:Q2 Q3 कितना बनेगा 1:3:5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें एक वायर दे रखी है, वो इस शेप में है। ठीक है, एक इन्फाइनेटली लॉन्ग ऐसे ये पोर्शन स्ट्रेट वायर है, देन ये सर्कुलर पोर्शन है 3/4 ऑफ सर्कल, देन ये वायर ऐसे जा रही है ऊपर और ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन्फाइनेटली लॉन्ग ये दो वायर है, एक पोर्शन और एक सर्कुलर पोर्शन है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर पर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो अगर हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा प्लस लैम्डा है। ठीक है, प्लस, तो देखो मैंने इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाली थी आर डिस्टेंस पे, है ना। हमने गॉस लॉ लगा कर निकाले थे और इंटीग्रेशन से निकाला था। कितना आता है, इस डायरेक्शन में आता है 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केस कैसा है कि इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर ऐसे है और हमें इधर निकालना है। ठीक है, किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे हम क्या बोलेंगे सेमी इन्फाइनाइट वायर। ठीक है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेमी इन्फाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। ठीक है, फिर हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो सेंटर पे क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो पहले हम दो चीज़ का डेरिवेशन कर देते हैं, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी दे दिया ना सब हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो वो डेरिवेशन कैसे करने हैं। सबसे पहले करते हैं हम एक सेमी इन्फाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। बाय द वे ये एक तरह की थियरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक थियरी है, इसको थियरी की तरह ट्रीट करो। तो हमारे पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है और हमें उसके फुट से ये आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, अगर मैं ऊपर जाऊं x पर और मैं ये dx का एलिमेंट ले लूं, ठीक है, तो इसको मैं एक पॉइंट चार्ज मानते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, तो इधर आएगी, इसे हम बोल देते हैं DE। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला पोर्शन, ये लेंथ, ये वाली ये हो जाएगी हमारी r² प्लस x², उसका स्क्वायर रूट। और अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो देखो इस DE के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वाला जिसे हम EX बोल देते हैं या E हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। ठीक है, और ये वाला E वर्टिकल बोल देते हैं। तो देखो E हॉरिजॉन्टल कितना होगा, मतलब ये सॉरी DEH बनाते हैं, ये DEV, तो DEH कितना होगा, DE अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो मतलब ये होगा DE cos थीटा, और DE वर्टिकल कितना होगा हमारा, ये होगा DE sin थीटा। ठीक है, तो देखो हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे सबके लिए दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर हॉरिजॉन्टल में एक इधर वर्टिकल में। ठीक है, तो हमारी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में और एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे के डायरेक्शन में। तो दोनों के लिए करते हैं। सबसे पहली बात DE कितना है, DE कितना है, अगर मैं इसे एक पॉइंट चार्ज मान रहा हूँ तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा DQ, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू DX, है ना। और एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस D पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है KQ/D²। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, K DQ कितना हमारा लैम्डा इंटू DX डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारा √R² प्लस x²
और इसका पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें ये कॉस थीटा और साइन थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा कितना होगा, बेस आर है तो आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा हमारा कितना होगा, साइन थीटा आएगा हमारा एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ई एच कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी तक जाएगा। डी ई आया था हमारा के लैम्डा डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हमारा कॉस थीटा आया आर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में। ये मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कि इस तरह का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, क्या इधर एक सब्स्टिट्यूशन क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा, बस ये सब्स्टिट्यूशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा ई हॉरिजॉन्टल आएगा जब आप इंटीग्रेशन ये पूरा सॉल्व करोगे, के लैम्डा बाय आर। ठीक है, सिमिलरली जब हम वर्टिकल के लिए करेंगे, ई वर्टिकल ये आएगा 0 टू इन्फिनिटी के लैम्डा एक्स डी एक्स, साइन थीटा वाला जो एक्स आएगा वो डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और सारे सब्स्टिट्यूशन करो, इधर आपका आंसर आएगा के लैम्डा बाय आर। तो देखो अगर आपके पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी आर पर हमें निकालनी हो तो कितनी होती है, इस डायरेक्शन में आएगी के लैम्डा बाय आर, और नीचे की डायरेक्शन में आएगी के लैम्डा बाय आर। बस ये सेमी इनफाइनाइट याद रखो, उसके लिए ऐसे ऐसे होती है, सारी हो जाएगी। चलो फुल के लिए भी हम प्रूव कर लेते हैं। अगर ये फुल होती, ठीक है, तो नीचे वाला जो सेमी इनफाइनाइट पोर्शन है इसकी वजह से कहाँ आएगी, एक इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाय आर, और एक ऊपर की तरफ के लैम्डा बाय आर, और ये जो ऊपर वाला हाफ पोर्शन है इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगी के लैम्डा बाय आर, और इधर आएगी के लैम्डा बाय आर। तो हमारी नेट कहाँ पर आई, हॉरिजॉन्टल में 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो हमारी जो फुल वायर थी उसके लिए भी हमारा प्रूव हो गया कि 2 के लैम्डा बाय आर आती है। तो ये आप याद रखिए ये चीज़ कि अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, के लैम्डा बाय आर इधर और के लैम्डा बाय आर इधर। ये आर यहाँ से डिस्टेंस है और लैम्डा इस पर चार्ज डेंसिटी है। सेकेंड हमें किसके लिए करना है, हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट पर तो हम क्या करेंगे, ये है एक क्वार्टर सर्कल। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ थीटा पर जाता हूँ इधर, और ये मैं डी थीटा का एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, ये है डी थीटा, तो ये जो लेंथ आएगी ये कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, है ना, रेडियस इंटू एंगल हमारा आर्क लेंथ होती है। तो इस पे डी क्यू कितना आएगा, इधर लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कितनी, आर डी थीटा, तो हमारा डी क्यू आ गया लैम्डा आर डी थीटा। इस एलिमेंट की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका कॉस कंपोनेंट, तो अगर ये हमारा डी ई है तो ये कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, और ये नीचे वाला कंपोनेंट कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। ओके, अगेन फिर हमें वही करना है जो भी ऊपर किया। हमारा पहले तो डी ई कितना आएगा, डी ई कितना है हमारा, के क्यू कितना है, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस आर है। तो हमारा ई हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, दिस इंटू कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो ई हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ई के लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पर लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, थीटा देखो डी थीटा के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा यहाँ 0 से लेके 90 तक जाएगा, तो 0 टू 90 डिग्री लिख दो। सिमिलरली ई वर्टिकल कितना होगा हमारा, 0 टू 90 के लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा। ठीक है, ये जब आप इंटीग्रेशन करोगे क्या आंसर आएगा, ई हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू ई वर्टिकल, और ये होता है के लैम्डा बाय
तो ई हॉरिजॉन्टल और ई वर्टिकल भी क्या है इधर, के लैम्डा बाय आर। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी ये 1/4 रिंग है, अगर इस पे चार्ज लैम्डा है तो जो सेंटर होगा इसका, उधर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे, एक इधर के लैम्डा बाय आर और एक नीचे के लैम्डा बाय आर। आर यहाँ पर रेडियस है, लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी। तो देखो हाफ वायर के लिए ये है और 1/4 सर्कल के लिए ये। अच्छा, अगर आपको ये दोनों आ गए ना तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट दे दूँ। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि सेमी सर्कल के लिए क्या होगा। अगर ये सेमी सर्कल है तो देखो मैं इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, 1/4 और 1/4। और इस 1/4 की वजह से देखो इधर आएगा के लैम्डा बाई आर, और इसी की वजह से इधर आएगा नीचे के लैम्डा बाय आर। इसकी वजह से इधर आएगा के लैम्डा बाय आर, और इसकी वजह से नीचे आएगा एक के लैम्डा बाय आर। तो नेट ये बैलेंस हो गया। तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, सेमी रिंग की वजह से सेंटर पर नीचे आता है 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, इसी में मैं 1/4 और ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, देखो हम क्या करते हैं, सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इधर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पोर्शन है रिंग का, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर जो हमारा पोर्शन है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट ये है, एक ये है और एक ये है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो हर किसी की वजह से हर डायरेक्शन में के लैम्डा बाय आर आती है ना, तो मैं के लैम्डा बाय आर को ऐसे एरो से दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये वाले पोर्शन की वजह से जो ये लोअर पोर्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, एक एरो लगा दो, और एक ऊपर आएगी। ठीक है, एक एरो ऊपर। इस वाले पोर्शन की वजह से जो इधर है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे, एक एरो, और एक आएगी इधर। ओके, इस वाले की वजह से कहाँ आएगी, एक एरो इधर और एक एरो नीचे, के लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो हर एरो के लैम्डा बाय आर है। अब हमें वायर के लिए करना है। ये तीनों पोर्शन हो गए वायर इसके कवर सर्कुलर पोर्शन के। ठीक है, हमने 3 क्वार्टर रिंग्स लिए। अब देखो ये सेमी इनफाइनाइट वायर के है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए निकालते हैं। तो इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से एक तो आएगी इधर और एक आएगी इधर, और इसकी वजह से एक आएगी इधर और एक आएगी नीचे। तो देखो हमारे पास कितना है, इधर है 2 के लैम्डा बाय आर, ऊपर है 2 के लैम्डा बाय आर, इधर है 3 के लैम्डा बाय आर, और नीचे है 3 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो इस 3 में से ये 2 कट जाएगा, इसमें से 2, तो हमारी नेट रिजल्ट क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेंटर पर ये हमारा ओ पॉइंट है। तो हमारे पास है एक तो इधर के लैम्डा बाय आर और एक नीचे के लैम्डा बाय आर। ये कितना हो जाएगा, ई नेट। ई नेट हमारा आ जाएगा के लैम्डा बाय आर रूट 2। ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल भी कितना आएगा, 45 डिग्री। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बस इतना निकालना था। तो इसके अंदर कुछ भी अरेंजमेंट बन सकता है। मान लो मैं ये अरेंजमेंट बना दूँ कि ये तो है नेगेटिव और ये सेमी रिंग है, और एक मैं ऐसे ऊपर निकाल दूँ। ठीक है, और ये जो पर्पल वाला ये पॉजिटिव है और ये सेमी रिंग है, और सब पर इस पे लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा, सेंटर पे निकालो। कुछ भी अरेंजमेंट बन गया, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपको अभी ब्रेक लेना है, एक ब्रेक ले लो, वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट कुछ रिलैक्स करो, और उसके बाद आओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये 14 है। इसमें क्या है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी of sigma per unit area. It is made of 2 hemispherical shells held together by pressing them with the force F. F is proportional to, और ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाई ये एक चार्ज्ड 2 हेमिस्फेरिकल शेल्स है। ठीक है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है,
और इन दोनों को भाई, क्योंकि दोनों चार्ज है भाई, रिपल्शन लगेगा, सेम चार्ज है, सिग्मा सिग्मा मतलब पॉजिटिव दोनों पे चार्ज है तो रिपल्शन होगा। तो उसको रोकने के लिए हमने दो एफ लगाए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें कितना एफ लगाना पड़ेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, बट किसकी प्रोपोर्शनल है। तो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, तो ये मेरे टाइम का क्वेश्चन है। तो देखो मैंने इसको कैसे किया था। ये ऑब्वियसली इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल हेमिस्फीयर्स है जिन पे सिग्मा है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, कैसे आएगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर है ना एक तरह का हिंट है, यहाँ पर हर ऑप्शन की जो डायमेंशन है ना वो अलग है। यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर, आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, देखो सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट हर जगह पर कॉमन है, ठीक है। तो ऊपर कभी आर स्क्वायर है, कभी आर, कभी नीचे आर, कभी आर, मतलब डायमेंशन चेंज हो रही है। तो हम ये चीज़ डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाफट देखो, हमें फोर्स के प्रोपोर्शनल आंसर निकालना है अपना, ठीक है, जिसके अंदर सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और समथिंग है, ठीक है। हमें वो नहीं पता क्या है। तो देखो ये चीज़ तो है, ये हमारा आंसर इस फॉर्म में आएगा। सेकंड, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर इधर ले जाएं तो F इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, Q1 की डायमेंशन मतलब कूलम, इस Q की डायमेंशन कूलम डिवाइड बाय आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो ये आपकी आएगी कूलम स्क्वायर L-2, ठीक है। तो F इंटू एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आनी चाहिए कूलम स्क्वायर L-2। और हमारे पास यहाँ इक्वेशन से क्या है, F इंटू एप्सिलॉन नॉट हमारा है प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर सम क्वांटिटी है, हमें ये क्वांटिटी नहीं पता क्या है, ठीक है। इसकी डायमेंशन हमारी क्या है, C स्क्वायर L-2, एक कूलम स्क्वायर है, और ये बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर आएगा हमारा ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये क्या आएगा कूलम डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया मतलब L स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर, है ना। और ये कोई हमारी डायमेंशन आएगी, इसको D बोलते हैं, D डायमेंशन आएगी कोई। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, कॉलम स्क्वायर से कॉलम स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं L-2, ये आएगा हमारा कॉलम स्क्वायर और L की पावर 4, और ये हमारी डायमेंशन। यहाँ से हमारी डायमेंशन कितनी आ गई, L स्क्वायर, ये आनी चाहिए हमारी डायमेंशन। और हमारी डायमेंशन अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन अगर L स्क्वायर है, इसका मतलब कोई लेंथ इंटू लेंथ है, तो लेंथ इंटू लेंथ ऊपर कहाँ आ रहा है, बस इसके अंदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह आप डायमेंशन का यूज़ करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो अगर ये क्वेश्चन मान लो देखो जेई के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली आप ऐसे करोगे, टाइम नहीं है, फटाफट ये 1-2 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, या फिर आप समझने के लिए इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं कि हाँ भाई अब प्रूव करें कि यही आएगा, तो देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास दो हेमिस्फेरिकल शेल्स हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो देखो हमारे पास ये दो हेमिस्फेयर्स हैं और दोनों चार्ज्ड हैं, जिनकी हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियसली एक तरह से ये पूरा चार्ज है और ये भी एक चार्ज है, तो ये एक दूसरे को दोनों रिपेल करेंगे, ठीक है। अब हम सपोज इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटा सा पैच लेता हूँ इधर, ओके, तो इस छोटे से पैच पे देखो इस पे कुछ एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बाहर पुश करेगी, है ना। सिमिलरली हर पैच पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और जो इसे बाहर की तरफ पुश करेगी, और वो हर जगह होगा, हर सरफेस पे, हर पॉइंट पे, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रेशर वेसल के अंदर होता है, अगर अंदर बहुत सारा प्रेशर, हर जगह फोर्स लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रेशर है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे कि मैंने बताया कि ये पूरी सरफेस की वजह से स्मॉल पैच पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी
वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा डिवाइडेड बाय इसका एरिया, वो आता है हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन दिस स्मॉल पैच, और इसी तरह सारे पैच पे। इसलिए हम इसको, जैसे फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में आते हैं। हाँ, जैसे ये पूरा स्फीयर है और ये हेमिस्फीयर, तो देखो अगर मैं एक छोटा सा ऐसा पोर्शन लेता हूँ, ठीक है, तो इस स्मॉल पैच ऑफ एरिया पर इधर फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये इसको मैं डी ए बोलूँ तो इस पे फोर्स इतना लगेगा, लेकिन ये सेंटर से एक एंगल पर है, ठीक है, थीटा। तो देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे, जैसे कि हमको पता है, एक ये वाला कंपोनेंट होगा, एक दिस फोर्स इसको एफ बोल देते हैं अभी, इंटू कॉस थीटा, और एक ऊपर होगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली इसका एक अपोजिट एक पैच होगा, ठीक है, जो कि थीटा पर ही है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इधर लगेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। ठीक है, इसको हम अभी के लिए एफ बोल देते हैं, जैसे इसको एफ बोल लेते हैं। तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक नीचे एफ साइन थीटा और एक इधर एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बैलेंस आउट हो गए, तो हमारा नेट रिजल्ट कहाँ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में। तो इसका मतलब हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से फोर्स निकालेंगे तो वो बस यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इस हेमिस्फीयर पे इधर लगेगा और इस हेमिस्फीयर पे इधर लगेगा। लेकिन ये है कितना, तो ये देखो हमें इस फोर्स का कोस कंपोनेंट लेना है। ठीक है, तो देखो अगर हमारा एरिया जो पैच है एरिया का वो इस तरीके से है, ये एरिया ए है, ठीक है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये इस तरफ है। अगर मैं इसका कॉस कंपोनेंट लूँ तो हमारा कोई ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है, तो हमें सामने से, अगर मैं सामने से देखूं इसको, ठीक है, अगर मैं सामने से देखूं तो जो हमें इसका पोर्शन दिखेगा ना, ये वर्टिकल वाला, हमें बस वो एरिया लेना है। समझ में आया? दोबारा देखो, एरिया वेक्टर ऐसे थीटा पे है, ठीक है, और हमें इसका कॉस कंपोनेंट लेना है ना, ये एफ कॉस थीटा। तो कॉस कंपोनेंट लेना है, इसका मतलब क्या है कि हमें एरिया का ये वाला कंपोनेंट लेना है जो सामने से देखने पर लगेगा। मैं इसको सामने से देखूंगा तो हमें ये ऐसा टिल्टेड नहीं दिखेगा, हमें एक सीधा सरफेस ऐसे दिखेगा जिसका एरिया इससे ऑब्वियसली कम होगा। तो उसी तरह जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस के लिए, तो हमें कौन सा एरिया लेना है, जो ऐसे सामने से देखने पर ये वाले कंपोनेंट आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं सामने से ऐसे देख रहा हूं, अगर मैं ये सारे सरफेस ऐसे ऐड करूं, हमारा ये ऐसा बनेगा। ठीक है, और हम ये छोटे छोटे ये हम एरियाज ले रहे हैं अंदर। तो जब हम सामने से देख रहे हैं और ये सारे छोटे छोटे एरियाज जब हम, जो एक कॉस कंपोनेंट एरियाज के, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल एरिया कितना आएगा, ये पूरे का एरिया। तो अगर ये आर है तो हमारा टोटल एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, है ना, प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम एरिया की, इस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन ले रहे हैं इधर। तो देखो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और हम डी ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एफ आ जाएगा। ये है ऑल एरिया। ठीक है, तो डी ए का हमें कॉस कंपोनेंट लेना है, डी ए कॉस थीटा, मतलब हम जब इसको पूरे का इंटीग्रेट करेंगे पूरी सरफेस पे तो वो क्या आएगा, प्रोजेक्शन, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो हमारा फोर्स क्या आ गया, ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऑल एरिया डी ए कॉस थीटा, ये कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फोर्स, आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन, और ये पाई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा आंसर ये आ गया। तो नेट फोर्स ये है, याद रखना। ठीक है, एफ। सो इसका आंसर है ये वाला ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जेईई 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये है अ क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज इट सेंटर एट द ओरिजिन। एक क्यूब है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है और जिसकी साइड ए है। इट एनक्लोजेस 3 फिक्स चार्जेस माइनस क्यू एट दिस कोऑर्डिनेट प्लस 3q एट ओरिजिन एंड माइनस क्यू एट दिस कोऑर्डिनेट। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं।
तो यहाँ नीचे आने से पहले पहले हम ना इसकी फिगर बना लेते हैं। तो देखो ये ऐसा कुछ हमारा फिगर बनेगा, ये वाई जेड एक्स, और हमारे जो दो चार्जेस हैं तो कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। देखो ये जो सरफेस है ये कहाँ पर लाई कर रही है, y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू पर, है ना, और ये ओरिजिन है। तो यहाँ बीच में कहीं हमारा एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू रखा हुआ है माइनस ए बाई फोर पर, ठीक है। तो ये ओरिजिन और ये जो हमारा फेस है इसके बीच में है। सिमिलरली एक और चार्ज है माइनस क्यू जो ए बाई फोर पर रखा हुआ है, और एक हमारा चार्ज है थ्री क्यू जो ओरिजिन पे रखा हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास ये टोटल तीन चार्ज हैं और ये पूरे क्यूब के अंदर है। अब देखो पहला ऑप्शन है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x ए माइनस बाई टू। तो देखो ये पूछ रहे हैं, तो देखो ये जो सामने वाला फेस है और ये जो पीछे वाला फेस है, इन दोनों में से क्या इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है? बिल्कुल होगा। देखो सिमेट्री, ये एकदम सामने वाला जो हमारा x है ये है x इज इक्वल्स टू ए बाई टू, और पीछे वाला x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू, और हमारे चार्ज जो रखे हैं वो y लाइन पे रखे हुए हैं। एक प्रॉपर सिमेट्री बन रही है ना, एकदम सिमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली इससे जो भी फ्लक्स होगा, कुछ भी होगा, वो बराबर होगा पीछे वाले के, ठीक है, सिमेट्री को यूज करते हुए। हाँ, तो भाई ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना, ड्यू टू सिमेट्री। ऑप्शन बी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब क्रॉसिंग है, तो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू। तो हाँ, यहाँ भी वही होगा। देखो यहाँ से मैं देखूँ और अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरे को सेम अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है। तो इसमें से भी सेम फ्लक्स जाएगा, इसमें से भी सेम फ्लक्स जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी। एक्चुअली जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, जो जेई में पूछा था, उसमें था ये इक्वल नहीं था, ये मोर था, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ मोर लिखा था, मतलब ज़्यादा है, लेकिन हमें पता है क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। यहाँ से जो देखेंगे और इस फेस से जो देखेंगे हमें एकदम सेम चार्जेस सेम अरेंजमेंट में दिखेंगे, मतलब सिमेट्री है। तो यहाँ दोनों फेसेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो इक्वल है, लेकिन अगर यहाँ पर मोर लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर रीजन इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, ये तो बहुत ईजी है भाई। फ्लक्स कितना होता है गॉस लॉ से? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड कितना है? माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू माइनस क्यू, तो कितना हो गया? थ्री क्यू माइनस टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो भाई ये वाला ऑप्शन सही है। डी द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन z इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू। तो अगर मैं इस पूरे क्यूब को अगर मैं x की तरफ से देखूं, इस तरफ से, तो मुझे ये अरेंजमेंट दिखेगा कि भाई एक लाइन ऑफ चार्जेस है माइनस क्यू थ्री क्यू माइनस क्यू, जो कि ए बाई टू डिस्टेंस पर है। और अगर मैं z के ऊपर से देखूं तब भी मुझे वही अरेंजमेंट दिखेगा कि माइनस क्यू थ्री क्यू माइनस क्यू रखे हुए हैं, ए बाई टू नीचे, ठीक है। तो x और z के लिए ये एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट है, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है, और ये सी भी करेक्ट है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसके अंदर, मतलब ये तो जेई के अंदर फ्री फंड के क्वेश्चन होते हैं, लोगों के नेगेटिव ना आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, तो ये है 2014 का क्वेश्चन है। Let E1R, E2R and E3R be respective with the respective electric fields at distance r from a point charge q, an electric field, an infinitely long, यार स्पेलिंग कितनी मिस्टेक कर रहा हूँ, long wire with constant linear charge density lambda and an infinite plate with uniform surface charge density sigma, ठीक है। और फिर हमें बोला गया है, देखो क्या है कि E1 है Q की वजह से किसी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 है एक लॉन्ग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर पे निकालें तो उसको नाम दिया E3, ठीक है। और उस प्लेट पर सरफेस डेंसिटी है सिग्मा। फिर हमें बोला जा रहा है कि ये तीनों अगर इक्वल आती हैं तो क्या रिलेशन बनेगा, ये ऑप्शन से। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर तो बस एक फॉर्मूला अगर आपको रटे हुए हैं तो आराम से कर लोगे। किसी डिस्टेंस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, अगर ये q है
और ये डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 2k लैम्डा बाय आर। और अगर हमारे पास एक प्लेन शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, इस तरफ आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो है हमारा E1R, ये है हमारा E2R, और ये है हमारा E3। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर बराबर है 2k लैम्डा बाय आर के, जो कि बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये है हमारा रिलेशन। पहला ऑप्शन क्या है, Q इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर। तो अभी देखो हमें इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए, तो मैं इसे लिखूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। तो Q क्या आएगा यहाँ से, Q आएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर बस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, हमारा 2 है। ओके, ये आर नोट पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम आर नोट लिख देते हैं, क्या बड़ी बात है, इधर आर नोट लिख दो हर जगह। ओके, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड है आर नोट बराबर है लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा। तो अभी हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को बराबर कर दो, तो क्या आएगा हमारा, इसको ब्लू से कर देते हैं, यह आएगा हमारा, क्या निकालना है हमें, आर नोट। तो देखो यहाँ से आर नोट की वैल्यू क्या आएगी, आर नोट की वैल्यू आएगी यहाँ से 4k एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन सिग्मा, और हमें क्या दे रखा है 2 पाई सिग्मा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और ये लैम्डा बाय सिग्मा। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो आर नोट हमारा यहाँ से क्या आया, आर नोट आया हमारा यहाँ से लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। तो लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा, नहीं यहाँ पर 2 पाई सिग्मा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, E1 आर नोट बाई 2 डिस्टेंस पे जो आएगी वो बराबर होगी 2 इंटू E2 जो आर नोट 2 पे आएगी। ठीक है, तो हमारी E1 आर देखो कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 1 है। तो अगर मैं r को हाफ कर दूं तो ये कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, तो यह हमारा आ जाएगा इस केस के लिए E1 आर नोट बाई 2, ये बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स E1 आर नोट, है ना। सेकंड है हमारा ये था E2 आर नोट बाई 2। तो देखो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस को हाफ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो E2 आर नोट बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 E2 आर नोट। तो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ रहा है, ये दोनों, ये E1 और ये दोनों बराबर है। तो E1 आर नोट बाई 2 और E2 आर नोट बाई 2, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो ये कितना आएगा, 2E1 आर नोट E2 आर नोट। ठीक है, और ये दोनों करके तो हमारा कितना आ गया, इसको इधर ले जाओ। तो E1 आर नोट बाई 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E2, है ना। तो आर नोट बाई 2 पे ट्वाइस है, हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये कितना है, 2 है, ये 1 है, मैंने क्या लिख दिया इधर, ये E2 है। ठीक है, तो E2 आर नोट बाई 2 पे हमें पता है कितनी है, हमने यहाँ निकाला, हाफ डिस्टेंस पे ट्वाइस हो जाती है। और हमारा E3 देखा हमने कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये ट्वाइस हो गया तो E3 भी
ट्वाइस होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ई टू आर नोट बाई टू कितना है, ई टू आर नोट बाई टू, अगर डिस्टेंस हाफ कर दिया तो हमारा ये ई टू है, ट्वाइस ऑफ ई टू ऑफ आर नोट हो गया, और हमारा ई थ्री आर नोट बाई टू बराबर होता है ई थ्री आर नोट के, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई टू आर नोट बाई टू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई थ्री आर नोट बाय टू, ठीक है। और हमारा ऑप्शन कितना है, 4 टाइम्स है, हाँ तो ये भी गलत, तो हमारा बस सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर में। तो देखो क्या दे रखा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 centered at the origin O. In this distribution, a spherical cavity of radius r2 centered at P with distance OP is equals to A, और यह है r1 माइनस r2, ठीक है, फिगर नीचे बना रखी है। If the electric field inside the cavity at position R is ER, ये वेक्टर, then the correct statements या is statement मतलब more than one correct option है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और फिर उसमें क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसमें से हमने कैविटी निकाल ली, एक कैविटी बना दी, एक छोटा सा स्फीयर हमने बाहर निकाल दिया, और उसका जो रेडियस है वो r2 है, और उसकी जो पोजीशन है O से वो हमें OP दे रखी है A वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो देखो हमें ये ऑप्शन हम बाद में करेंगे, पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्या, ठीक है, किसी आर पर। तो देखो हमारा ये फिगर ऐसा है, एक हमारे पास स्फीयर है जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज उस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, ठीक है। अब हमने इसमें से एक कैविटी निकाल दी जिसकी रेडियस r2 है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है, ये है हमारा P ना, दे रखा है। OP हमें कितना दे रखा है, A वेक्टर, ठीक है। तो देखो हमें इस पॉइंट पे कैविटी के अंदर सेंटर से किसी R पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम देखो कैसे निकालेंगे। क्लियरली ये कोई सिमेट्रिक उस तरीके से एक ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम कुछ गॉस लॉ या कुछ वैसी चीज़ लगा के यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो अगर अभी ये बीच में से खाली है, अब मैं क्या करता हूँ, एक स्फीयर लेता हूँ जिस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, ठीक है, और जिसका रेडियस r2 है, और वो मैं इसको इधर लाके अंदर कैविटी में रख देता हूँ। तो अभी क्या होगा, एक पूरा एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक सॉलिड स्फीयर बन गया जिस पर हमें पता है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सपोज जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, अगर ये कोई स्फीयर है, ठीक है, और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, ठीक है, हमें सेंटर से किसी R पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, इधर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस कैसे, यहाँ पर एक परफेक्ट सिमेट्री आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, एक ही है, ठीक है। तो एक परफेक्ट गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो E इंटू 4πr², ये R बराबर होता है Q एनक्लोज्ड। अब सपोज अगर ये इस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा, रो इंटू ये जो वॉल्यूम है ये चार्ज एनक्लोज्ड, तो आएगा रो इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये वेक्टर अभी हम बस ये लेते हैं, हम ना अभी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा रो R डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ठीक है।
तो अगर हम इसको पूरा एक सॉलिड स्फीयर बना दें जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मतलब ये भी रो हो और ये भी रो हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में इधर लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, और ये यूनिट वेक्टर कौन सा है, ये डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक प्लस रो डालेंगे, ठीक है, फिर प्लस रो डालने के बाद भाई हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डाली है ना, और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह माइनस रो डालेंगे बाद में, और जो हमारा रिजल्ट आएगा, देखो हम क्या करेंगे, मैं दोबारा ढंग से बताता हूँ। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लस रो डालेंगे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पूरे सॉलिड स्फीयर की वजह से। फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह एक माइनस रो का स्फीयर डालेंगे और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस माइनस रो की वजह से, ठीक है। और फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे मतलब जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आई हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो इसको करके ही समझ में आएगा। मैं एक बार डालता हूँ प्लस रो का स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो अब जो ई आर आएगा ना, ई आर आएगा, इसको मैं ई पॉजिटिव आर बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो ई पॉजिटिव मतलब जो प्लस रो डाला उसकी वजह से क्या आएगा, हमारा ये आएगा रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये आर डायरेक्शन में, ठीक है, तो आर यूनिट वेक्टर। तो ये आएगा हमारा, जैसे कि अभी मैंने प्रूफ किया इधर, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह एक माइनस वाला डालेंगे। तो सपोज ये हमारा माइनस रो है, ठीक है, और ये हमारा पी पॉइंट है, ये यहाँ ओ है, ये पी है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे निकालना है, हमें ये भी पता है ये कितना है, ये है हमारा आर वेक्टर। तो हमें इससे मतलब है भाई ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, इसे मैं आर डैश बोल देता हूँ या एक्स बोल देता हूँ, सिंपल, ठीक है, ये है एक्स वेक्टर। तो हमारा अब ई नेगेटिव आर कितना आएगा, माइनस रो डाला है तो माइनस रो एक्स डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ एक्स यूनिट वेक्टर। अच्छा, ये दोनों की जगह मैं देखो क्या, ये दोनों की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ, ये आर वेक्टर होगा और ये एक्स वेक्टर, ठीक है। तो हमारा देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमारा ई नेट क्या आएगा, जिसे हम ई आर बोल रहे हैं, वो आएगा हमारा ई प्लस आर और आएगा हमारा ई माइनस आर, ठीक है। तो देखो ई आर ये वेक्टर है, ई आर कितना आएगा हमारा, ई पॉजिटिव आर कितना है हमारा, रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस यह आया हमारा माइनस रो एक्स वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे बाहर ले लो, तो हमारा रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, यह आया हमारा आर वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, ठीक है। अब देखो अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा याद है तो ये वेक्टर है हमारा ए वेक्टर और ये वेक्टर है हमारा आर वेक्टर और ये है हमारा एक्स वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन क्या आएगा, रिलेशन इधर ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर बराबर है हमारा आर वेक्टर के, ठीक है। और हमारा फिर यहाँ से देखो आर माइनस एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, हमारा आर माइनस एक्स वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर। तो हम ये चीज़ इधर डाल देते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर आएगी रो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो हमारा मतलब थियोरेटिकल वैसा नहीं कि आपको वो करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें अच्छी खासी थियोरी लग रही है, ठीक है। तो देखो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली ए पर डिपेंड कर रहा है कि ए क्या है। तो हमारा ऑप्शन इधर कौन सा सही है, देखो ये वाला बोल रहा है ई यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R। नहीं, हमारा सिर्फ ए पर डिपेंड कर रहा है,
ये भी गलत। E is uniform, its magnitude is independent of A, but its direction depends on A vector. ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी तो डिपेंड कर रहा है, ए वेक्टर से सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। और ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन ए वेक्टर। हाँ ये सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सो इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। होपफुली आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो ये सारे जो हमने क्वेश्चंस किए, इससे हमारा क्या चीज़ स्ट्रांग हो रही है, हमारे कॉन्सेप्ट्स। और जेई के लिए या सीबीएसई के लिए सबसे मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट्स। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है, जैसे वेक्टर एडिशन कैसे होता है जैसा भी हमने किया, या फिर गॉस लॉ कैसे लगाना है, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, and please check out my Facebook page and Twitter. Thank you.